गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड जूनियर्स, सीनियर्स, फ्रेंड्स, ज्योतिष के जिज्ञासु सभी आपको नमन। और परमात्मा की कृपा से ये समय मिला कि ज्योतिष पर कुछ चर्चा करें, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ों पे बात की थी। आज दोबारा से हम कुछ और नई चीज़ों पे बात करते हैं। इसमें हम हाउसेस की बात करते हैं आज। ज्योतिष में भाव आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। इसमें एक जन्म लग्न कुंडली लिखा हुआ है और चार्ट दिख रहा है आपको सबको। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? यस सर। गुड। तो एस्ट्रोलॉजी 3 चीज़ों पे काम करती है। भाव जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउस, ये भाव है। ये 12 भाव एंटी क्लॉकवाइज काउंट होते हैं, ये हमने पढ़े थे। तो अभी देखो इसमें कोई प्लेनेट नहीं रखा है। अगर आपको मैं कहूँ एक कुंडली बनाओ तो सबसे पहले आप ये 12 खाने बनाओगे। इसी तरह कुदरत में पहले हाउसेस ही बनते हैं। कुदरत का मतलब है व्हेन ए पर्सन बॉर्न इट गेट द हाउसेस। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ज्योतिष के सिद्धांत में ये कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि सबसे पहले उसे हाउसेस प्राप्त होते हैं। हाउसेस कुंडली जब आप बनाते हो, ऐसा एक स्केच बनाते हो, उसके बाद आप गिनती लिखते हो जिसे राशियां कहते हैं। पिछली क्लास में आपको मैंने कुंडली बना के डिस्कस भी कराई थी। तो आप फिर राशियां लिखते हो। तो कहने का मतलब है कि फिर राशियों का प्रभाव शुरू होता है। सबसे पहले व्यक्ति को किस्मत में हाउस मिलते हैं। ये हाउस जो है ना, वो अर्थ पे हैं। इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? अर्थ पे हाउसेस हैं। और राशियाँ भचक्र में हैं। मैंने आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास किया था पिछली क्लासेस में। राशियाँ भचक्र में हैं, अंतरिक्ष में हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष में सबसे पहले हमें हाउसेस मिलते हैं। हाउसेस कैसे मिलते हैं? ये अर्थ पे अवेलेबल है। जब अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस पे, दिन और रात बनते हैं, तो अंतरिक्ष में जो 12 राशियां हैं हमारे सामने, यानी जहाँ जन्म होता है उस समय के सामने जो राशि पड़ती है वो लग्न बन जाती है। तो ये जो लग्न है, आपको जब कुंडली बनाने को कहते हैं, सबसे पहले आप ये स्केच बनाते हैं। तो कुंडली बनाते हैं आप पहले हाउसेस स्केच करते हैं, उसके बाद आप इसमें गिनती लिखते हैं, यानी कि फिर राशियाँ लिखते हैं। तो आपको भाग्य में सबसे पहले राशि मिलती है। जैसे ज्योति मैडम के कुंडली में मैंने देखा, लग्ना में, आपको मालूम है ज्योति जी आपके लग्ना में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नहीं सर। आपने कभी अपनी कुंडली देखी है? सर देखी है मैंने। तो कुंडली, पर मुझे पहले जैसे समझ नहीं आता था कि लग्न का मेन चार्ट कौन सा होता है, क्योंकि काफी सारे बने होते हैं ना, तो मुझे जैसे से समझ नहीं आया कि कौन सा मेन चार्ट है जिसको देखते हैं। मेन चार्ट, लग्न कुंडली ही मेन चार्ट होती है। अगर आपको, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं शेयर करूं आपका चार्ट हाँ सर, शेयर करो। एज एन एग्जांपल है। हमको इसमें स्टडी नहीं हाँ करेंगे, हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम। बस इसको सीखने के पर्पज़ से मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चार्ट डाला है। आप इसको उसी में देखिए, मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, इसमें सभी देखिए, सभी देख सकते हैं। मैंने ग्रुप में शेयर किया है। इसमें जो लगना है, लगना पहचानिए। लगना में कितना नंबर राशि लिखा हुआ है? लगना में मिला क्या? हाँ सर, चार्ट तो मिल गया, बट लग्न में कौन कैसे देखना है? देखो आप स्क्रीन पे जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें फर्स्ट, 29। नहीं नहीं, लगना, आप क्लास की स्क्रीन को देखिए, उसमें फर्स्ट हाउस असेंडेंट लग्न जहाँ लिखा है वो पहला घर है। फर्स्ट हाउस को ही लगना कहते हैं। तो जो सबसे
पहला बॉक्स है, सबसे पहला हाउस है, उसमें ज्योति मैडम की कुंडली में गिनती लिखी हुई है। कितनी गिनती लिखी है? 10, 10। 2, नहीं नहीं, 10 है, 10 है, 10। जहाँ लगना लिखा है अच्छा ये 2, अच्छा वो तो हर्षल के आगे 02 लिखा है। हर्षल के आगे 2 लिखा है और नीचे कॉर्नर पे 10 लिखा है। 10 समझ आया? आप बात करिए तभी ज्योतिष सीखेंगे। तो हाँ आप जी सर, हाँ जी। जो 10 लिखा है ना, 10 नंबर कौन सी राशि होती है? मकर राशि होती है। राशियों को क्रमवार याद कर लिया होगा आपने। तो जो राशि मकर राशि इनके फर्स्ट हाउस में है, तो आप ज्योतिष में ये समझेंगे कि इनका लग्न, इनका लगना, इनका असेंडेंट मकर लग्न है। यह जातक या नेटिव या व्यक्ति मकर लग्न का व्यक्ति है। ठीक है। तो जब हम जन्म लेते हैं और ब्रह्मांड में भचक्र से हमें राशियां मिलती है सबसे पहले, प्लेनेट उसके बाद अपना प्रभाव हम गिनती लिखते हैं। यही मैं आपको, जब हम कहेंगे कि एक कुंडली बनाओ, मान लो आप इसी कुंडली को बनाने बैठ जाओगे, जस्ट हाथ से ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले आप ये बॉक्सेस बनाओगे जो स्क्रीन पे देख रहे हो, यानी सबसे पहले हाउसेस बनाएंगे। तो जीवन में नेटिव को हाउसेस मिलते हैं। फिर आप ये गिनती लिखोगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे हाउसेस में ये काउंटिंग रोटेट करोगे, यानी कि राशियाँ लिखोगे, और फिर आप इसमें प्लैनेट बिठाओगे। इसी क्रम में ज्योतिष का प्रभाव हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो इस कुंडली में जो आपको एग्जाम्पल चार्ट दिया है, उसमें लगना क्या है, ज़रा बोल के बताइए मुझे। मकर लगन है। मकर लगन, मकर लगन समझ आ गया? मकर लगन है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे। जी सर। मकर लग्न है। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, बताओ जल्दी से। कुंभ राशि है और शनि। अभी ग्रह की नहीं पूछते हैं, अभी खाली हम राशि पूछेंगे कि भाव में राशि कौन सी है। सभी बोलिए। मानसी जी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, जैसे उन्होंने सेकंड में कैसे कुंभ बताया। सेकंड में राशि का जो गिनती लिखा है ना, गिनती वो राशि का नंबर है। कितना नंबर लिखा हुआ है सेकंड। सेकंड हाउस में? क्या लिखा हुआ है? गिनती कितना लिखा हुआ है? सेकंड हाउस कौन सा है? कितनी गिनती लिखी है सेकंड हाउस में? पिछली क्लास में भी हमने ऐसा ही डिस्कस किया था। आप स्क्रीन पे देखो, इसमें लिखा है सेकंड हाउस। जैसा कि स्क्रीन में सेकंड हाउस लिखा है, उसको एग्जाम्पल चार्ट से कंपेयर करो, और सेकंड हाउस में राशि का कितनी गिनती लिखी है वो बताओ। 11। 11, शाबाश। तो 11 राशि का नाम, 11वीं राशि का नाम क्या है? कुंभ राशि है। पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था। हाँ जी सर। तो ऐसे बताना है कि दूसरे भाव में कुंभ राशि है। ठीक है। आप मुझे बताइए कि 7वें भाव में कौन सी राशि है? 7वें भाव में राशि का नंबर क्या है और उसका नाम क्या है? कर्क राशि। शाबाश, कर्क राशि, वेरी गुड। कर्क राशि 4 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो हाँ, ज्योति आप नहीं बोल रहे हो? यस सर, मुझे समझ आ रहा है सर। गुड। फिर भी बोलते रहो, मेरा कम्युनिकेशन पूरा होता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। एनीवे, तो ये जो है हाउसेस हमारे जन्म के समय के हिसाब से 12 गिनतियां हैं। 12 राशियों में से कोई ना कोई एक राशि लगना में ज़रूर होगी। तो जो आप स्क्रीन पे, क्लास की स्क्रीन पे आप देख रहे हो, उसके अंदर पर हम फोकस करेंगे अब, और आप 2-4 बातें ज़रूर लिखेंगे। फिर हम वापस एग्जाम्पल चार्ट से इस चीज़ को लिंक करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हाउसेस और जन्म कुंडली में उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। स्क्रीन पे दिखाया गया है, पहला हाउस किस डायमंड बॉक्स को बोलते हैं? सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस में बोला है लगना,
दरअसल हर जो ये 12 खाने हैं ये हमारे जीवन के अलग अलग एरियाज़ हैं, हमारे लाइफ एरियाज़ हैं, और हम इन लाइफ एरियाज़ से ही पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो हाउस है जिसे लगना लिखा है, असेंडेंट लिखा है, फर्स्ट हाउस लिखा है, वह व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति स्वयं कैसा रंग का होगा, उसका नेचर कैसा होगा, एग्रेसिव होगा, शांत होगा, हंसमुख होगा, मजाकिया होगा, गुस्से वाला होगा, कि फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होगा, कि सीरियस होगा, उस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। शरीर के अंगों की बात करते हैं इन 12 के 12 भावों से। पहला घर शरीर, देखो जो आपकी बॉडी ऊपर सिर से लेके माथा, सिर जहाँ बाल है, वहाँ से लेके पाँव के पंजे तलवों तक हम शरीर को गिनेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए। तो जो पहला भाव होता है, पहला भाव लग्न होता है, व्यक्ति खुद होता है। उसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ पता लग जाता है। यहाँ हम किसी का चार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम्पल चार्ट है लेकिन हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ है, लेकिन हम कोई और चार्ट रैंडम लेके करेंगे और उसे आप बाद में अपने नज़रिए से उसको ठीक से मिला लेंगे। तो पहला हाउस, व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ का मतलब है किस दिशा में हुआ, घर में हुआ कि घर के बाहर हुआ, अस्पताल में हुआ, किसी दूसरे के घर हुआ, रास्ते में कहीं चलते हुआ, उसका नेचर बहुत ज़्यादा। और मैं बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा था। तो फर्स्ट हाउस जो है ना, आपका सिर है। सिर मतलब आँखों के ऊपर वाला हिस्सा, आँखों के ऊपर वाला हिस्सा, माथा और ब्रेन, आपका दिमाग, ये आपका फर्स्ट हाउस है। शरीर के अंगों से समझते हैं। धीरे धीरे हम इन हाउसेस वाइज नीचे उतरते जाएंगे और बॉडी के पार्ट पूरे होते जाएंगे। उसके बाद जो हमारी आँखें हैं, तो जो सेकंड हाउस है वो हमारी राइट आई है और 12th हाउस हमारी लेफ्ट आई है। इस चार्ट को अगर आप अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर लो आइज़ के मामले में, तो लगना जो है आपका हेड है, फोरहेड और ब्रेन। सेकंड हाउस आपकी राइट आई है, 12th हाउस आपकी लेफ्ट आई है। थर्ड हाउस आपके कान है, 11th हाउस भी आपके कान है, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड सेकंड और थर्ड, लेफ्ट साइड 12 और 11। चौथा हाउस, तीसरा हाउस जो है वो आपकी बाजुएं भी है, योर आर्म्स, योर शोल्डर्स, ये भी है। सेकंड हाउस आपका फेस है। फेस पर आँखें स्पेसिफिक है। फेस में आपका नोज़ है, चीक्स हैं, लिप्स हैं, टीथ है, अंदर पूरा जो मांस मज्जा कैविटी है, जो आपका ब्रेन, तो फर्स्ट हाउस में आ गया। उसके अलावा जो चेहरा है, तो व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, इसमें हम बॉडी पार्ट को इसलिए स्टडी करते हैं कि शरीर के किस भाग से डिजीज़, रोग दिखाई देगा। इस बात को इवेल्युएट करने के लिए हम बॉडी पार्ट्स को हाउसेस से ज्योतिष में लिंक किया गया है। तो दूसरा भाव हमारा चेहरे का, गाल, नाक, चेहरे की स्किन, कुछ हद तक गला, इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस चेहरे का कारक है। दूसरे शब्दों में सेकंड हाउस वाणी का कारक है। आप बोलते कैसा हैं, आपकी बोली कैसी है, कड़वी है, मीठी है, किसी को लुभाती है, आकर्षित करती है, या चिढ़ाती है, या गर्वीली है, बहुत प्राउडी साउंड है, कैसी आवाज़ है आपकी। और क्योंकि सेकंड हाउस आपके मुख का है, फेस का है, तो खाने का, आप खाना कैसा पसंद करते हैं, बाज़ार का खा लेते हैं या घर का ही खाते हैं, या आप खाने में मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या चटपटा ज़्यादा पसंद करते हैं, या कोई व्यक्ति शराब पीता है या मांस खाता है या नहीं खाता है या कभी नहीं खाया है। ये चीज़ें, खाने की आदतें, ईटिंग हैबिट्स सेकंड हाउस से निकलती है। तो जब हम ज्योतिष को इस तरीके से समझते हुए चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन की मिलती है। तो ये हमारे लाइफ का ही पार्ट है, हमारा खाने का तरीका। सेकंड हाउस यहाँ पर लिखा है धन। ये जो धन है ये सेल्फ अर्नड मनी है,
एक धन आपको पेरेंट्स से मिलता है, वो हम आगे बताएंगे। ये सेकंड हाउस से हम वो धन देखते हैं, वो पैसा देखते हैं जो व्यक्ति खुद कमाता है। सेकंड हाउस एक व्यक्ति का कुटुंब भी होता है कि उसका परिवार कैसा होगा, उसका कुटुंब कैसा होगा, ठीक है। अमीर होगा, गरीब होगा, ट्रेडिशनल होगा या बिल्कुल देहाती होगा। और इन सब के बाद देश, काल, पात्र, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, देश, काल। सेकंड हाउस में जैसे परिवार जो जिसमें हम पैदा होते हैं वो वाला परिवार। हाँ, जो आपका कुटुंब है, कुटुंब में आपके दादा तक चले गए आप। अच्छा, कुटुंब मतलब ठीक है सर, फिर भी ऐसे मतलब हाँ, कुटुंब भाव है ये आपके। कुटुंब जैसे एग्जैक्ट मतलब क्या होता है सर? एग्जैक्ट मतलब आप ज्योतिष में पॉइंटेड नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। परिवार, देखो जैसे आपने पूछा है तो इसलिए पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। जो फोर्थ हाउस है वो व्यक्ति का खुद का परिवार है, उसकी माँ और उसका घर, यहाँ घर की बात हो रही है। तो घर में जो जो लोग रहते होंगे, सिर्फ घर में, भाई माँ बाप तो रहते ही हैं, उसके अलावा बहन भाई। अब घर छोटा है कि बड़ा, पुराने टाइप का बना हुआ है कि नया टाइप के बना हुआ है, शमशान के साथ है, नदी के साथ है, उसके पड़ोस में पहाड़ है, ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस से उसका घर, यानी जो मिट्टी का, गारे का, ईंट बदरपुर रोड़े का, लकड़ी का घर जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग, द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज़ फोर्थ हाउस। वहाँ पे जो परिवार रहता है वो परिवार है। सेकंड हाउस कुटुंब है, यानी परिवार के ऊपर जो आपके दादा, चाचा, नाना, काका, बुआ, जो कुटुंब है उसकी विशेषता सेकंड हाउस से मिलती है। तो बॉडी पार्ट फर्स्ट, हाँ बॉडी पार्ट फर्स्ट हाउस हो गया। सेकंड हाउस की बात होगी। थर्ड हाउस आपका कुछ हद तक बाजुएं हैं, जो आपकी हाथ, कलाई, हथेली, कंधे, ये दोनों साइड के, एक साइड के नहीं, दोनों साइड के। और आपका कुछ हद तक नेक, कॉलर नेक, आपकी गर्दन, पिछला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका जो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस, अब आप गर्दन से नीचे आ जाओ तो जो फ्रंट एरिया है चेस्ट का, हमारी बॉडी में चेस्ट के पीछे लंग्स हैं, लंग्स के साथ यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो फोर्थ हाउस रेस्पिरेटरी सिस्टम बताता है। ऐसे ही हमारे लंग्स बताता है, ऐसे ही जो हमारा फूड पाइप है वो बताता है, ऐसे ही जो उसके बैक साइड में जो पीठ वाला हिस्सा है वो बताता है। तो फोर्थ हाउस हमारे इन अंगों को बताता है। फिफ्थ हाउस, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बिल्कुल चेस्ट के हल्का सा नीचे, जहाँ पर हार्ट होता है। तो फिफ्थ हाउस हमारे हार्ट को दर्शाता है। कुछ हद तक फोर्थ हाउस भी हार्ट ऑर्गन को कवर करता है। और फिफ्थ हाउस हमारे जो ये चेस्ट और हार्ट से थोड़ा सा नीचे और नाभि के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को कवर करता है, उसके पूरे 360 डिग्री, पिछला हिस्सा भी अगला हिस्सा भी। सिक्स्थ हाउस हमारी नाभि के आसपास के एरिया को कवर करता है। नाभि के आसपास क्या क्या एरियाज हैं? पेनक्रियाज हैं, किडनी है, ठीक है, आपके जो स्टमक है, मेनली नाभि के हल्का सा ऊपर, नाभि के आसपास के एरिया, पेट है, तो डाइजेस्टिव चीज़ें हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सब चीज़ें। फिर नाभि और प्राइवेट पार्ट के ऊपर का जो छोटा हिस्सा है वो सेवन्थ हाउस है, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज या किडनी या इनका थोड़ा हिस्सा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हिस्सा सेवन्थ हाउस से गवर्न होता है। एट्थ हाउस जो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स को। उसके बाद में नाइन्थ हाउस हमारे जो हिप्स की हड्डी है वहाँ से शुरू होता है और जो हमारी जंघाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस हमारी हिप बोन से लेके और जो नीज हैं उनके बीच की जो पूरी लंबी हड्डी है उसको रिप्रेजेंट करता है। टेंथ हाउस हमारे घुटनों को, नीज को रिप्रेजेंट करता है, ओनली नीज को। 11th हाउस नीज से लेके हमारे घुटनों से लेके नीचे जो हमारा टखना है, टोज है, वहाँ तक की जो लंबी हड्डी है, पिंडलियाँ, उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस।
12वां घर हमारे पाँव के पंजों को, जो नीचे का टखना और जो हम जमीन पर पाँव रखते हैं हमारे पंजे दोनों, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी बॉडी पार्ट्स इस तरीके से चलते हैं। जिस क्रम में आपने बॉडी पार्ट्स लिखे हैं उसी क्रम में आप राशियों को गिन लीजिए। पहली राशि का नाम बताइए। आपने को जो जो मैंने बताया आपने लिखा है क्या ये सब, थोड़ा बहुत छोटा छोटा? यस सर। शाबाश। तो अभी जो है आप राशियां ध्यान कीजिए। पहली राशि का नाम बताइए। मेष राशि। तीनों बात करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। समझ नहीं आएगा तो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। पहली राशि का नाम मेष राशि। तो जो पहले हाउसेस से जो जो मैंने बातें बताई है, केवल फिजिकल बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं अभी हम, प्रॉपर्टीज़ नहीं है। प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। फिजिकल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के हैं, पहला भाव को 1 नंबर राशि मान लो तो मेष राशि हमारे सिर का कारक है। हमारे दिमाग, फिजिकल बॉडी में हमारे सिर का, बालों का कारक है। दूसरी राशि का नाम बताओ। वृषभ, टॉरस। टॉरस, वृषभ। तो जो मैंने दूसरे हाउस से रिलेटेड बातें बताई है, बॉडी पार्ट, वो बॉडी पार्ट वृषभ राशि से गवर्न होता है। यानी कि हमारा मुख, हमारा चेहरा, हमारे चेहरे की स्किन, ये वृषभ राशि से होती है। ऐसे ही तीसरा हाउस बाजुओं का है, तो तीसरी राशि यानी कि जेमिनी, मिथुन। मिथुन राशि। मिथुन राशि हमारी बाजुओं को रिप्रेजेंट करती है, हमारी कॉलर नेक को रिप्रेजेंट करती है और हथेलियों तक जाती है। ये ऑर्गन जेमिनी मिथुन राशि में आते हैं। ऐसे ही हमारे चेस्ट का पार्ट, लंग्स का पार्ट और जो हार्ट का थोड़ा हिस्सा, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फोर्थ साइन कर्क राशि से देखते हैं, कैंसर साइन। ऐसे ही जो हमारा पेट से रिलेटेड, नाभि से ऊपर जो पेट है, वो 5वीं राशि सिंह राशि से देखते हैं। सिंह राशि से हम हार्ट भी देखते हैं, ठीक है। और सिंह राशि से आपकी जो हार्ट और चेस्ट के पीछे जो पीठ का हिस्सा है, जहाँ दोनों कंधे हम छू पाते हैं, वो वाला हिस्सा पीठ का जो है हमारा 5th हाउस के अंडर आता है। 5th राशि, सॉरी, सिंह राशि में आता है। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जो हमारी स्पाइन है, हाँ। वो भी उसी तरीके से डिवाइड होते हुए हो जाती है। स्पाइन का रेस्पेक्टिव पोर्शन रेस्पेक्टिव राशि के अंडर आता जाता है। स्पाइन अपने आप में एक ट्यूब है। स्पाइन हड्डियों के छोटे छोटे जोड़ हैं। जो हड्डियां हैं वो किसी राशि में नहीं आती, हड्डियां ग्रह के अंदर आती है। हड्डी जो है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कंकाल है, जो हमारा स्केलेटन है बॉडी का पूरा, आप स्केलेटन में आप पूरी हड्डियों का कंकाल समझ लो, वो पूरा सैटर्न के अंदर आता है, शनि के अंदर आता है। कैल्शियम का कारक सैटर्न है हमारा। और जो स्पाइन है, जो हमारी दिमाग जहाँ से शुरू होता है और जहाँ हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ख़त्म होता है, वहाँ तक जो है स्पाइन है। उस स्पाइन के बीच में भी एक नस है। तो जो नसें हैं, नसें, पाइप, जो हमारी बॉडी में ब्लड कैरी करती है या वाटर कैरी करती है या यूरिन कैरी करती है या फिर एंजाइम्स कैरी करती हैं, फ्लूइड्स कैरी करती हैं, ये जो ट्यूबिनल ट्यूब टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, वो बुध के अंदर आते हैं, बुध ग्रह के अंदर। तो ये डिवीज़न बॉडी की ऐसे की हुई है। आपको जो जो बीच में क्वेरी आएगी वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और सीक्वेंस पे मैं चलता रहूँगा। इसको आप अपने नॉलेज के हिसाब से लिखते रहना, छोटा छोटा कीवर्ड्स के टाइप से, ताकि आपको बाद में लिंकिंग में इजी रह जाए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, कुल मिला के बॉडी पार्ट भावों के हिसाब से चलते हैं, उसी तरह राशियों के हिसाब से सारे बॉडी पार्ट ऐसे ही चलते हैं। जो आपकी स्कॉर्पियो है, अब मुझे बताओ स्कॉर्पियो का राशि नंबर कितना है? 9, गलत, 8। 8 स्कॉर्पियो 8 नंबर। वृश्चिक राशि, अब बताओ वृश्चिक राशि कौन सा बॉडी पार्ट बताती है? क्लियर है आप दोनों को? बाकी यस सर।
ऐसे ही आपकी मकर राशि शरीर के किस अंग को बताती है? मकर राशि 10 नंबर राशि होती है, नीज, घुटनों को बताती है। मीन राशि पाइसेस हमारे किस बॉडी पार्ट को दर्शाती है? फुट, तीनों बोलिए ताकि मुझे समझ आए। टोज है, पूरा फुट है, पूरा पंजा जो हम जमीन पर रखते हैं वो पूरा पंजा, ना तो उंगलियां ना पूरा तलवा, उसमें आने वाली सभी चीज़ें। तो जब किसी की जो राशि पीड़ित होती है, पीड़ित, इनमें से शरीर की जो राशियां हैं, अभी मैं राशि की बात कर रहा हूँ, हाउस की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम बीमारी किस हाउस से देखते हैं, याद है किसी को? छठे घर से हम बीमारियां देखते हैं। जो हमारा छठा घर है उससे हम बीमारियां देखते हैं। तो छठे घर में इन 12 में से जो भी राशि पड़ी होगी उससे संबंधित परेशानियां, बीमारी व्यक्ति को जरूर जीवन में किसी न किसी रूप में तंग करेगी। समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो ये तो बिना ग्रह बिठाए ही, अब एक कुंडली बनाओ ब्लैंक, बना लोगे तो बताना कि बना ली है। तो आपने एक ब्लैंक चार्ट बनाया और उसमें कर्क लग्न की कुंडली बना ली। अब कर्क लग्न की कुंडली में पहले हाउस में 4 नंबर आ गया, तो 4 नंबर कर्क राशि व्यक्ति के रंग, रूप, आदत, खान पान, ओवरऑल के लिए रिस्पॉन्सिबल है कर्क राशि। धन के लिए दूसरे भाव में नंबर आया 5। सिंह राशि उसके कुटुंब, सिंह राशि की जैसी विशेषता होगी वैसे उसके कुटुंब की विशेषता होगी। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य एक गर्व से बोलने वाला ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में, आवाज़ में गर्व झलकेगा, थोड़ा गुरूर से बोलेगा। वो आराम से बोल ही नहीं सकता है, वो आराम से भी बोलेगा तो उसमें घमंड दिखाई देगा, कितना भी होगा। ऐसे ही उसके तीसरे भाव में 4, 5, 6 नंबर राशि आएगी। 6 नंबर राशि कैलकुलेटिव राशि होती है, कन्या राशि, और बड़ी मित्रवत होता है व्यक्ति, हंसमुख होता है। तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम, हमारी हैंडराइटिंग, हम डॉक्यूमेंट कैसे देखते हैं। तीसरे भाव में 6 नंबर राशि कन्या राशि आने पर, कन्या राशि बड़ी कैलकुलेटिव होती है, बहुत बारीकी से वो देखता है, रिसर्च जानता है, उसकी नज़र सीधा गलती पे ही जाएगी। उस डॉक्यूमेंट में जहाँ गलती होगी ना, फटाफट उसकी नज़र सीधा उसी पे जाके अटकेगी। और ऐसे व्यक्ति की तीसरा घर हमारा बाजुओं का कारक है ना, ठीक है। अभी हमने बताया बॉडी पार्ट, बाजुओं का, उंगलियों का, हथेलियों का, उस संबंध से देखते हैं तो तीसरा हाउस हमारा हैंडराइटिंग का भी कारक है। तो तीसरे भाव में जैसी राशि होगी वैसी उसकी हैंडराइटिंग होगी। जो आपने चार्ट बनाया कर्क लग्न का, उसके हिसाब से तीसरे घर में 6 नंबर राशि पड़ रही है, तो व्यक्ति की राइटिंग साफ सुथरी होगी। करेज, वो अपने लिए कितना स्टैंड लेता है, कितना करेज लेता है, तो वो अपने लिए जो स्टैंड लेगा कैलकुलेटिव लेगा, प्रॉफिट लॉस देखने के हिसाब से वो अपना जो है किसी चीज़ में स्टेप इन करेगा। फिर अगला हाउस हो गया चौथा भाव, उसमें राशि नंबर आ गए 7, तुला राशि। तुला राशि, उसका घर तुला राशि के प्रकृति का होगा, तो आपको तुला राशि की प्रकृतियाँ पढ़नी होंगी। फिर 5वें घर में आ गया 8 नंबर, 8 नंबर वृश्चिक राशि, और 8 नंबर व्यक्ति का क्या बोलते हैं, लव अफेयर, संतान। अगर किसी व्यक्ति को संतान कब होगी, कितनी होगी, अगर किसी को संतान नहीं हो रही, स्त्री या पुरुष को, तो क्यों नहीं हो रही,
संतान के योग बने लेकिन संतान की उसको प्राप्ति नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? 4-5 बारी योग बने लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या कम उम्र में होगी। 5th हाउस से उसके बच्चे कैसे निकलेंगे? 5th हाउस नेटिव की खुद की एजुकेशन है। एजुकेशन के हाउसेस लिख लो, 3रा, 5वां, 9वां और 12वां। 3, 5, 9, 12 ये एजुकेशन के हाउसेस हैं। जो 3रा हाउस है वो प्राइमरी तक एजुकेशन है। प्राइमरी तक का मतलब है कि जो आप लिखना सीखते हो बस इनिशियल लेवल पे, अनार, ए फॉर एप्पल, काउंटिंग सीखते हो, बेस बिल्कुल प्राइमरी, 3री, 4थी, 5वीं तक समझ लो। 5th हाउस की जो एजुकेशन है वो आपकी 5वीं से लेके और 12वीं तक की एजुकेशन है, जिसमें आप दुनिया की, संसार की चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, संसार की चीज़ें सीखते हो। और जो 9th हाउस है वो आपकी 12वीं के बाद की ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, हाई लेवल की एजुकेशन है। जो आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमसीए किया, बीसीए किया, लॉ किया, डॉक्टरी किया, क्या किया, तो जीवन में कोई व्यक्ति किस तरह की ऊंची पढ़ाई करेगा इससे देखा जाएगा। उसके बाद में जो 12वां घर है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन का हाउस है। स्पिरिचुअल एजुकेशन के भाई आध्यात्मिक जानकारी के लिए वो उसको सुलभ होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किस तरह होगी। कई बार आपने देखा होगा लोग तांत्रिक विद्याओं में चले जाते हैं, आप लोग ज्योतिष विद्या में हैं। ज्योतिष विद्या का कारक कौन सा हाउस है? 8वां घर। 8वां घर 8th हाउस, जहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो मृत्यु लिखा हुआ है। 8वां घर ऑकल्ट का है, जो चीज़ हिडन है, छुपी हुई है, जिससे पर्दा गिरा हुआ है। मृत्यु पे पर्दा गिरा हुआ है, अगले पल मृत्यु आ जाएगी, किसी को पता नहीं है। अगला 8वां घर व्यक्ति का लाइफ में जो कुछ भी हिडन है, जो उसने राज सारी दुनिया से छुपा रखे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली को स्टडी करके पता लगा सकता है। 8वां घर छुपा हुआ चीज़ों का घर है। इसमें छुपे हुई चीज़ों में देखो, यहाँ मृत्यु लिखा हुआ है, मृत्यु का भाव यहीं से देखा जाता है। और जब ज्योतिष को आप जब भी पढ़ें अपने दिमाग में रखें, देश, काल, पात्र। देश, काल, काल समझो समय का समय। जब हम राजा महाराजाओं के, भगवान राम के, कृष्ण के, या और उनसे पहले के, या उनके आसपास के लोगों के समय में जब हम पैदा रहे होंगे, तब 8वां भाव मृत्यु का ही कारक था। मृत्यु छुपी हुई चीज़ है, कब निकलेगी पता नहीं है, कब प्रकट होगी। आज के समय में 8वां हाउस, उस समय में भी 8वां हाउस ज्योतिष का कारक है, तांत्रिक विद्या का कारक है। ज्योतिष छुपा हुआ है, आपको उसको खोद के निकालना होता है। दूसरा हाउस किसका धन है? अभी बताया मैंने। सभी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा हाउस किसका धन है? धन, 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 पैसा। दूसरा हाउस कौन सा पैसा है? सेल्फ अर्न। ज्योति बोलना है भाई, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग, समझ नहीं आ रहा, कम्युनिकेटिव रहो। दूसरा घर जो व्यक्ति ने खुद कमाया वो पैसा है। 8वां घर वो पैसा है जो दूसरे ने कमाया। तो जो दूसरे ने कमाया वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं? तो जो ज्योतिष का संबंध है वो 8वें घर से है। अगर 8वें घर से लग्न का किसी तरह संबंध हो जा रहा है, 8वें घर का संबंध 5th हाउस से किसी तरह हो जा रहा है, तो व्यक्ति ज्योतिष के अंदर जाता है। तो मैं हाउसेस को ऐसे मिक्स करके बता रहा था कुल मिला के। तो पहला हाउस व्यक्ति खुद हो गया, दूसरा हाउस उसके द्वारा कमाया हुआ पैसा, तीसरा हाउस उसके द्वारा दिखाया गया साहस और प्राइमरी एजुकेशन, चौथा हाउस उसका घर, घर का सुख, माँ का सुख और गाड़ी का सुख। गाड़ी कैसी होगी? छोटी मोटी स्कूटी होगी या होगी ही नहीं?
कार होगी तो बड़ी कार होगी या नॉर्मल सी कार होगी? कार कब उसको कार खरीदने का समय कब आएगा? कार की दुर्घटना होगी तो कब होगी, या कार की दुर्घटना नहीं होगी, या कार की चोरी होगी या घर में चोरी होगी? चोरी और एक चीज़ से जुड़ेगी, घर का सुख और वाहन का सुख। माता का सुख चौथे घर से, संतान का सुख पांचवें घर से। छठा भाव जो है आपका 6, 8, 12, छठा, 8वां, 12 कुंडली के सबसे खराब घर कहे जाते हैं, क्योंकि छठा घर जो है आपके शत्रु का घर है। आपके जातक के जीवन में शत्रु कौन होगा, कैसा होगा? घर का ही होगा, बाहर का होगा, ऑफिस का होगा? कौन आपका शत्रु होगा, आप छठे भाव से पहचान सकते हो। शत्रु, रोग, आपको रोग क्या होगा? अभी हमने बॉडी पार्ट पढ़े थे। छठे हाउस में जो राशि आएगी, छठे हाउस में जो राशि गिनती आएगी, अभी आपने कर्क लग्न की कुंडली बनाई, बताओ जरा छठे हाउस में कौन से नंबर की राशि आ रही है? सर सेजिटेरियस, धनु। धनु राशि सैजिटेरियस आ रही है। सभी बोला करो, सीख रहे हो तो ऐसे सीख नहीं पाओगे। कौन सी राशि आ रही है? धनु राशि आ रही है। धनु राशि आ रही है तो जीवन में धनु राशि से संबंधित रोग जरूर आएगा। धनु राशि व्यक्ति की जांघ का, जंघा के हिस्से का है। उसके जंघा के हिस्से में कभी चोट लग सकती है, या उसके जंघा में जो वेन्स हैं जो ब्लड कैरी कर रही है उनकी वजह से कुछ पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई रोग जरूर आएगा। फिर 7वां घर जो है आपके जीवन साथी का है, पति का है या पत्नी का है। यहाँ लिखा है जाया, कलत्र भाव बोलते हैं। जीवन साथी का हाउस है, जीवन साथी का हाउस है, और जो आपके इमीडिएट ऑपोजिट बैठा है, जैसे इस समय आप मेरे इमीडिएट ऑपोजिट बैठे हैं और मैं आपके इमीडिएट ऑपोजिट बैठा हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे से 7th हैं। मैं अपने लिए असेंडेंट हूँ और आप मेरे लिए, मेरा 7th हाउस है। आपके नज़रिए से आप असेंडेंट हैं और मैं आपका 7th हाउस हूँ। तो आम जीवन में रोज हर समय आपके सामने जो व्यक्ति है वो आपका 7th हाउस है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष जानने वाला कोई व्यक्ति मिलने आता है और वो उससे कहता है जी आप फला बात पूछने आए हो, अच्छा आपकी ये समस्या है, अच्छा आपके बच्चे को विदेश जाना है लेकिन कुछ बन नहीं रहा इंतजाम। आपको लगता है ये कैसे पता लग जाता है उसे? वो उसका 7th हाउस होता है और वो उसको 7th हाउस को उसके माइंड में ज्योतिष चल रहा होता है। आप नए हैं, जब उस लेवल तक 2-3 महीने में पहुंचेंगे तो आप भी इस चीज़ को असेस कर पाएंगे कि ज्योतिष को जब हम जीते हैं पल पल, तो आपके सामने कौन है और उस समय घड़ी में क्या समय चल रहा है, और आप पहचान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या सोच रहा है। 8वां घर इंश्योरेंस का पैसा, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ ज्ञान। छुपा हुआ ज्ञान में ज्योतिष भी है, तांत्रिक भी है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें आते हैं, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ये भी छुपी हुई एक्टिविटीज़ है। मृत्यु, डेथ की रीज़न, हालांकि इसके और भी कई मायने हैं, कई और पैरामीटर्स हैं जिनसे हम उसको आगे और देखते हैं। 9th हाउस आपके भाग्य का कारक है, किस्मत का कारक है। आपकी किस्मत कैसी होगी, किस्मत साथ देगी कि नहीं देगी। 9th हाउस फादर का भी कारक है। 10th हाउस में लिखा है कर्म, आपकी जॉब कहाँ है। आपका 6th हाउस भी जॉब है। 6th हाउस जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ के लोग कैसे होंगे। 10th हाउस आपका बॉस कैसा होगा, आपका एम्प्लॉयर कैसा होगा, जहाँ आप काम कर रहे हो आपका मालिक कैसा होगा। और दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर, इन तीनों को जोड़ के बोलें कि छठा घर आपका काम का माहौल कैसा होगा, 10वां घर आपका बॉस कैसा होगा। इन दोनों के रिजल्ट से आप पैसा कितना कमाओगे आपका 2nd हाउस बताएगा। कुंडली को
इन हाउसेस को जोड़ते हुए हम उस पहलू को निकालते हैं। 9th हाउस पिता का भी कारक है। ज्योतिष में कई जगह आप पढ़ोगे 9वां घर पिता का कारक है। जिस तरह से लगना किसका कारक है? कारक मतलब उसको, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लगना किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ। सेल्फ को। और 7th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? जीवन साथी। पार्टनर को, जीवन साथी को। पार्टनर शब्द में आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। आप किसी टूर पे गए हैं, उसके साथ आपका पार्टनर हो सकता है। तो जिस तरीके से अगर आप फर्स्ट हाउस से बिल्कुल 180 डिग्री पे 7th हाउस है, चौथे हाउस से 180 डिग्री पे 10th हाउस है, तो जिस तरह लगना में मैं खुद हूँ और 7th हाउस में मेरा पति या पत्नी है, तो चौथा घर अगर माँ है तो उससे 7वां उसका जीवन साथी होगा। माँ का जीवन साथी यानी कि जातक का पिता। 10वां घर बायोलॉजिकल फादर है। चौथा घर बायोलॉजिकल मदर है। 4th हाउस बायोलॉजिकल मदर है। और मदर का पति उससे 7वां, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला हाउस 180 डिग्री यानी 10वां हाउस, यानी बायोलॉजिकल फादर। बायोलॉजिकल फादर 10th हाउस। 9th हाउस भी फादर बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ज्योतिष का विकास हो रहा है तो 9th हाउस से फादर लाइक पर्सन इन योर लाइफ। आपके जीवन में पिता तो होते ही हैं, मगर कई बातें आप पिता से नहीं करते। ऐसे जीवन में कुछ ऐसी समय आता है कि आपको पिता तुल्य व्यक्ति, गुरु तुल्य व्यक्ति, भाग्य। 9th हाउस गुरु का है। तो गुरु में ये गुरु वो गुरु नहीं है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है और 10वीं तक पढ़ा रहा है और कॉलेज तक पढ़ा रहा है। ये गुरु लाइफ में जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, ये वो वाला गुरु है। आपको मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए गुरु मिलेगा कि नहीं? 9th हाउस 12th हाउस बताएगा, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का कारक है। 12th हाउस मुक्ति का है। मुक्ति के लिए क्या करते हैं? यात्राएं करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, ठीक है। 12वें घर में लिखा है व्यय। व्यय माने लॉस, एक्सपेंडिचर। किसी व्यक्ति का एक्सपेंडिचर मोस्टली किस चीज़ पे होता है? आप 12वें घर से पता लगा सकते हो। कोई मोटा खर्चा, कोई बड़ा खर्चा आ रहा है, आप 12वें घर से किसी व्यक्ति की जब कुंडली देखोगे और आपका ध्यान 12वें घर पे जाएगा, तो आप ये भी बता सकते हो कि आपने 5 महीने पहले यात्रा की थी जिसमें आपका काफ़ी खर्चा हुआ। ये आप समझ सकते हो, जन्मपत्री बता देती है। तो 12वां घर लॉसेस फ्रॉम एवरीथिंग, जिस भी चीज़ से नुकसान होगा वो 12वां घर बताएगा। और जिस भी चीज़ से फ़ायदा होगा, 11th हाउस में लिखा है लाभ। पूरी कुंडली में लाभ। 11वां घर लाभ का है कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉफिट्स कहाँ से आएगा, गेन कहाँ से आएगा, प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी, प्रमोशन कहाँ से आएगी। 10वां हाउस एम्प्लॉयर का है, नौकरी का है। उस नौकरी में तरक्की कैसे आएगी, 11वां घर बताएगा। वो नौकरी छूटने की अंदेशा रहेगी या उसका लॉस रहेगा, 12वां घर बताएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो बताएगा। तो ये जो हमारे 12 घर हैं, इनसे मैंने आपको बॉडी पार्ट्स बताए और जीवन के कौन कौन से हिस्से इससे जुड़ते हैं उसके बारे में थोड़ा बताया। अब मैं इन 12 ग्रहों का एक और चक्र एक और तरीके से बताता हूँ। आप कॉपी में लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर लें और अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको समझें। तो व्यक्ति का जन्म होता है, वो असेंडेंट लगना में आ जाता है। व्यक्ति का जन्म हो गया, असेंडेंट हो गया। जन्म होते ही उसे कुटुंब मिला, दूसरा घर परिवार मिला, चाचा मामा बुआ नाना ताया दादा दादी सब मिले, कुटुंब मिला। कुटुंब में उसने खाया पिया, बड़ा हुआ, मुँह खा गया, बचपन था। फिर उसके माता पिता को और संतान हुई, तीसरा घर एक्टिव हो गया, छोटे भाई बहन। तीसरा घर छोटे भाई बहन का भी है। व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और उसको जीवन में छोटे भाई बहन मिले। अगर आप कहोगे सर अगर वही सबसे छोटा हो, तो उसको छोटे भाई बहन जैसे सहपाठी मिलेंगे, अपने साथ पढ़ने वाले। छोटे भाई बहन जैसे नेचर के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो छोटे भाई बहन, छोटी मोटी पढ़ाई शुरू हुई।
पढ़ाई शुरू हुई तो उसको समझ आने लगी कि यार घर क्या होता है, माँ क्या होती है। फिर वो गाड़ी मांगता है, भाई मुझे बाइक दिलाओ, साइकिल दिलाओ, मुझे कार दिलाओ। तो व्यक्ति चौथे घर के भावनाओं से जुड़ता है। प्राइमरी बच्चे को माँ की ज़रूरत, माँ की समझ होती है, लेकिन जो माँ की प्रॉपर एक समझ आती है जब वो चौथी पाँचवीं क्लास पार करता है, प्राइमरी क्लासेस थर्ड हाउस को पार करता है, तब उसे माँ का आभास कुछ समझ सा आता है। फिर माँ का आभास समझ सा आता है और 9वीं 10वीं क्लास तक वो पहुँचता है, 12वीं क्लास तक पहुँचता है, तो जीवन में प्रेम विकसित होता है। 5वां घर आ गया, जीवन में कला विकसित होती है। अब तक वो अपने घर से, अपने छोटे भाई बहनों से इतना डेवलपमेंट ले चुका होता है कि उसमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है। 5वां घर क्रिएटिविटी का है। व्हाट ए मैन कैन क्रिएट कैन बी रिवील्ड फ्रॉम द 5th हाउस। हाउ मच अ मैन इज क्रिएटिव इन हिज लाइफ, ड्राइंग करता है या म्यूजिक में क्रिएटिव है या पढ़ाई में क्रिएटिव है, किस चीज़ में क्रिएटिव है, 5th हाउस। अब वो क्रिएटिव होना शुरू होता है। अब उसको क्रिएशन भी आ गई, उसके किसी से दोस्ताना संबंध भी बन गए, थोड़ा और विकास हो गया, 12वीं तक पढ़ भी लिया। अब वो नौकरी की तलाश में जाता है। ऋण रोग शत्रु इतना होते होते उसकी उम्र इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको कुछ ना कुछ बीमारियां भी लगती है, खान पान सही नहीं रखता तो उसकी किसी से दुश्मनी भी हो जाती है, काम धंधे में भी लगता है। ऋण रोग शत्रु, ऋण लोन, उसको काम धंधे के लिए लोन चाहिए होता है, तो छठे घर से वो किसी से कर्जा लेता है, कर्जा लेके अपनी नौकरी शुरू करता है, कर्जा लेके घर बनाता है, कर्जा लेके गाड़ी लेता है। छठे भाव के जीवन जीते जीते उसे इतनी समझ आ जाती है कि अब वो जीवन साथी पाने के लायक हो जाता है। तो 7वें घर में उसका जीवन प्रवेश करता है और वो जीवन साथी को पाता है। जीवन साथी को पाता है तो उसके साथ क्या है, देखो लग्ना से 6 घर तक जो आप आए, अब आप लग्ना के 7वें घर में आ गए जीवन साथी के। अब जीवन साथी से 12वें घर तक जीवन साथी का सिस्टम चलेगा। यानी कि जीवन साथी का कुटुंब कौन सा होगा, आपका कुटुंब कौन सा है, आपसे दूसरा 2nd हाउस, जीवन साथी से दूसरा यानी 8वां घर, वो जीवन साथी का कुटुंब भी है। जीवन साथी का कुटुंब भी है वो। तो व्यक्ति का, जैसे कि हम अपने हिंदू समाज में कहते हैं साला साली, अगर लड़की है तो ननद या देवर, है ना, ये 8th हाउस से देखते हैं आप। अगर ये महिला जातक का चार्ट होता तो 7वां घर उसका जीवन साथी, उसका पति होता। पति का कुटुंब, उसके अगला घर जहाँ मृत्यु लिखा है, पति से दूसरा, पति को कंसीडर करोगे, पति पर उंगली रखोगे तो पति 1 नंबर, उसके साथ वाला 2 नंबर। तो पति का कुटुंब ससुराल, यानी कि उस लड़की जातक का, कन्या जातक का ननद कैसी होगी, उसका देवर कैसा होगा, ये। फिर व्यक्ति की शादी हुई, उसको ससुराल मिला। ससुराल मिला तो अब उसको समझ आया कि मेरी किस्मत में क्या है, भाग्य क्या है। भाग्य ने साथ दिया, उसको नौकरी मिली, कर्म मिला। कर्म में उसने मेहनत किया, खूब मेहनत किया, नौकरी में, बिजनेस में, काम धंधे में। फिर उसको जीवन से लाभ हुआ। जीवन से लाभ हुआ, लाभ कमाते कमाते एक समय ऐसा आया कि उसने जीवन का अंत होने का, ये जीवन का अंत 12वां घर मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत समय में वो भगवान की भक्ति में लगा, कमाया जितना कमा लिया और मोक्ष के रास्ते पे चला, दान पुण्य करने लगा। तो ये जन्म कुंडली जीवन का चक्र है और जीवन के इन इन उम्र के पड़ावों के समय इन इन जगहों से देखे जाते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज़। सर जैसे अगर आपने प्रीवियस उसमें बताया कि हमने 1st हाउस में हम कोई भी राशि रखते हैं, जैसे मकर राशि का एग्जाम्पल दिया था आपने जी। तो फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मकर राशि तो लिख दी 1st हाउस में, तो उसके बाद वाली जो जितनी भी राशियां हैं वो फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज लाइक 2nd, 3rd, 4th हाउस वैसे रिपीटेडली मतलब पुट करनी है, फिर मकर राशि के अकॉर्डिंग ही बाकी सब देखना है। मकर राशि के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी 12 घरों में उसको हम रोटेट कर देंगे, लिख देंगे।
हाँ बिल्कुल, समझ आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। शाबाश। तो बस एक डाउट हो रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ना फर्स्ट में ही तो जैसे सेल्स का कलर हो गया, उसका नेचर हो गया, बॉडी पार्ट रिलेटेड बता दिया, जी लेकिन फिर आपने रिपीट भी कर दिया था कि भाई जो सेकंड हाउस है उसमें भी समहाउ हम उसके नेचर से रिलेटेड हो गया, लाइक ईटिंग हैबिट्स हो गया, आई रिलेटेड हम बता सकते हैं। मतलब इनमें फिर कंफ्यूजन हो गया फर्स्ट और सेकंड में, मैं मतलब बताता थोड़ा हूँ, डिफरेंशिएट करना। मैं बताता हूँ। फर्स्ट हाउस ईटिंग हैबिट नहीं है। फर्स्ट हाउस उसका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बदतमीजी से बात कर रहा हूँ या जेंटली कर रहा हूँ, या मेरी बात करने का तरीका केयर वाला है, पेरेंटिव है। कई लोग आप देखते होंगे कि जब भी किसी से बात करते हैं ऐसा लगता है यार ये रेस्पेक्टफुली केयरफुली बात कर रहा है। कई लोग बिल्कुल ऐसे मजाकिए से हवा में ही बात करते हैं। कई लोगों के मुख में सीधा गाली से ही बात शुरू होती है। हमारे परिवारों में ऐसे कई जो हमारे बड़े लोग हैं ऐसे हो जाते हैं। संगत संगत की बात है, परिवार के हिसाब से बात है, और देश काल पात्र से भी बात है। सेकंड हाउस स्पेसिफिकली चेहरे का, देखो मैंने कहा पहला हाउस दिमाग है आपका, तो दिमाग से तो पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। तो आपका दिमाग कैसे बोलता है, आपका मन क्या खाने का करता है, वो पहला हाउस। फिर आप खाते कहाँ से है, आपका मन कर रहा है कि मैं मीठा खाऊं, अब मीठे में आप गुड़ भी खा सकते हो, आप जूस भी पी सकते हो, आप चीनी भी खा सकते हो, आप छेना खा सकते हो। मीठे में आप क्या खाते हो, मीठा मीठा कोई एक थोड़ी ना है। चटपटा क्या खाते हो भाई, समोसा खा लेते हो, चाउमीन खा लेते हो, या घर में ही आप कुछ चाट बना के खाते हो। तो खाना, मुख में, मुंह में कुछ खाने की चीज़ डालना, ये सेकंड हाउस है, ईटिंग हैबिट। लेकिन खाने का क्या मन कर रहा, उसको कुंडली के हर पहलू को लगना से आपको लिंक करना ही करना है ज्योतिष में। जैसे मैंने कहा 10th हाउस आपका कर्म हाउस है, आपका आपकी जॉब है। तो आप फर्स्ट हाउस, आपका दिमाग बोलेगा यार मुझे ना बड़े होके टेलर बनना है, तो आप टेलर के काम में लगोगे। यानी 10th हाउस का जो आपका जॉब का है ना, वो आपका लगना में जुड़ा ही जुड़ा। कोई भी, हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी, हालांकि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके माँ बाप देखते हैं, उसके लिए जीवन साथी। आजकल हम भी अपने लिए जीवन साथी चुन लेते हैं, या जीवन में हमें मिल जाता है तो हम अपने परिवार को बताते हैं। तो लगना हर जगह पे चाहिए। चौथा घर आपकी गाड़ी को बताता है, आप गाड़ी कैसे लोगे। तो अब आप चौथा घर देखोगे नहीं, आपके दिमाग में फर्स्ट हाउस, आपके ब्रेन में, आपका मन, आपके ब्रेन में, मन में, आपके खुद के कॉन्शियस बॉडी में कैसी गाड़ी की डिमांड है। तो लगना को कंफ्यूज नहीं करना, लगना हर चीज़ से जुड़ेगा। अब ज्योतिष सीख रहे हो आप ज्योतिष में कुंडली सीख रहे हो, पर आपका दिमाग कहता है नहीं यार ये तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो हस्तरेखा सीखूंगा। अब आपका दिमाग कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो समझ आ रहा है, मैं ज्योतिष कंटिन्यू करता हूँ, मैं और इसको और किताबें लाऊंगा। आपका दिमाग लगना तो सबके साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, मैंने शायद कोशिश की, आपको डाउट क्लियर हुआ क्या आपका? हाँ जी सर, हो गया। तो मैं आपको दूसरी स्लाइड, और भी कुछ है तो पूछ लो, कोई हर्ज नहीं है, पूछोगे तभी चीज़ सीखोगे। तो इस स्क्रीन पे जो आप प्लेनेट एज कारका ऑफ हाउसेस देख रहे हो, इसमें आपको ये समझना है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी आपने 12 घर पढ़े, 1 2 3 4 12, उसमें आपने पहला घर पढ़ा कि व्यक्ति खुद होता है फर्स्ट। तो जन्म कुंडली में हम खुद को देखने के लिए सूर्य को देखते हैं। सूर्य को बोलते हैं सूर्य आत्मा कारक है, पहला घर हमारी आत्मा है, हम स्वयं हैं। तो स्वयं को देखने के लिए सूर्य, व्यक्ति का जब जन्म होता है अभी पृथ्वी पे, सूर्य की किरण से आत्मा चंद्रमा के थ्रू ट्रैवल करते हुए राहु केतु के मार्ग से पृथ्वी पे जन्म पाती है। तो सूर्य से आप जानते हैं कि सब कुछ सूर्य से पैदा होता है, आप अब तक पढ़ते आए हैं, सोलर एनर्जी से सब कुछ पैदा होता है। हम इंसान भी सूर्य ना हो तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
तो व्यक्ति का जन्म सूर्य से माना गया है, तो पहले हाउस का जो कारक है वो सूर्य है। कारक का मतलब हेल्थ, पहले भाव से व्यक्ति की हेल्थ भी देखी जाती है, कद काठी देखी जाती है, उसका कद थोड़ा सा शॉर्ट होगा, मिडल होगा, लॉन्ग होगा। दूसरा घर पैसे का संबंध, पैसा और कुटुंब। जुपिटर सबसे ऑस्पिशियस प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जुपिटर कहा गया है ज्योतिष में। मरकरी शुभ या अशुभ नहीं कहा गया, मरकरी बच्चा है, मरकरी ग्रह को कहते हैं बच्चा है। तो बच्चा अगर बुरे के साथ रहेगा तो बुरा बन जाएगा, अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। तो मरकरी ना शुभ ग्रह है ना अशुभ ग्रह है, जिस ग्रह के साथ उसका संबंध बनेगा उस तरह की प्रकृति उसकी हो जाएगी। तो सेकंड हाउस आपके धन का कारक है और धन देने वाला प्लैनेट है जुपिटर, शुभ ग्रह है। और मरकरी जो है बिजनेस देता है। इसलिए यहाँ पे कुछ ज्योतिष के जो ग्रंथकार हैं, जो ज्योतिष के हमारे गुरु हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया है, उन्होंने मरकरी को भी कहा है। तीसरा घर जो है वो हमारा साहस का है, छोटे भाई का है। मंगल छोटे भाई का कारक होता है, मंगल भाई का भी कारक होता है, चाहे लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो। यहाँ बहन का संबंध नहीं कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ छोटे भाई बहन दोनों मंगल से देखे जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर छोटे भाई बहन का कारक है। वहाँ से छोटे भाई बहन देखते हैं तो कौन से ग्रह से देखते हैं? मंगल ग्रह से देखते हैं। और बड़े भाई बहन से उस पर भी आते हैं बड़े भाई बहन 11वें भाव से देखते हैं। 11वां घर बड़े भाई बड़ी बहन दोनों का होता है, ठीक है, दादा नाना का भी होता है, और बड़ा भाई बड़ी बहन। 11वां भाव जुपिटर कारक है उसका। तो पहला घर स्वयं सूर्य उसका कारक है, दूसरा घर पैसा जुपिटर मरकरी, तीसरा घर आपका साहस, तीसरा घर मृत्यु का भी कारक है। इसको मैं बाद में टॉपिक जब मृत्यु का पढ़ेंगे लाइफ एंड डेथ का तब उस पर आएंगे। अभी के लिए इतना है कि यहाँ पर सैटर्न लिखा है, सैटर्न जो है डेथ का कारक है। आप 8वें घर में देखो, इसी सीट पर सैटर्न लिखा हुआ है, 8वां घर मृत्यु का कारक है। तो शनि ग्रह जो है वो मृत्यु के कारक है, और तीसरे घर में भी सैटर्न लिखा है, उस पर स्टार लिखा हुआ है। तो तीसरे घर से भी मृत्यु को देखने का संबंध आता है। वो अगली हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप इसको समझेंगे तब समझ आएगा। तो तीसरे घर में दो चीज़ों का कारक है, मृत्यु का शनि और छोटे भाई बहन और करेज होने का मरकरी। अगर तीसरे घर में मरकरी होगा तो व्यक्ति के छोटे भाई बहन होंगे। उसके और भी चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं कह सकते। अभी इस समय कम से कम 3-4 महीने इसको समझे बिना डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि व्यक्ति में साहस बहुत होगा, वो व्यक्ति कुछ भी करने में डरेगा नहीं, हर चीज़ में वो एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति होगा। चौथा घर माँ का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। वीनस आपके व्हीकल्स का कारक है, घर की खुशियों का कारक चंद्रमा है। जिसके कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति की बहुत सारे मतलब है, ज्योतिष में बहुत कॉम्बिनेशन है जो अच्छी स्थिति को बोलते हैं। 6, 8, 12 ये 3 जो हाउसेस हैं ये बुरे घर माने गए हैं। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, क्योंकि छठा घर ऋण रोग शत्रु का है, बीमारियों का है, शत्रु का है, लोन का है। 8वां घर मृत्यु का है और 12वां घर लॉसेस का है। तो कोई भी व्यक्ति ऋण नहीं, लोन नहीं चाहता, बीमारी नहीं चाहता, शत्रु नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति 8वें घर के हिसाब से मृत्यु नहीं चाहता। हर आदमी जिंदा रहना चाहता है, कभी नहीं मरना चाहता। 12वां घर लॉसेस का, कोई आदमी अपना नुकसान नहीं चाहता। इन ग्रहों में, इन हाउसेस में जब प्लैनेट होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो व्यक्ति का जीवन उन हाउसेस के एट्रीब्यूट्स के साथ संघर्ष में रहता है और इसलिए उसके जीवन में संघर्ष होता है। तो सूर्य जो कि फर्स्ट हाउस का कारक है, हेल्थ का कारक है, अगर ये 6, 8, 12 में से कहीं पड़ा होगा तो उसकी जो वाइटलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है बॉडी की, वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली। ये एक एग्जांपल बताया है, ऐसे कई कई कॉम्बिनेशन होते हैं। हम 3rd हाउस पे थे। 4th हाउस चंद्रमा का कारक, माता का कारक है तो चंद्रमा। अगर
चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो व्यक्ति की माता से संबंध उसके अच्छे नहीं होंगे। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, जो विदेशों में है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। उसमें सन जो है, सन फीमेल चार्ट में, महिला के चार्ट में सन उसकी जीवन में उस महिला के लिए जो मेल है वो है। छोटी उम्र में 3-4 साल की उम्र में एक कन्या का पिता उसका सूर्य है। फिर जब वो 5वीं-6ठी क्लास में है तो सूर्य उसके जो सूर्य जो है, जो मेल फिगर है उसका, वो उसका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है। जब वो सेकेंडरी क्लासेस तक है, 12वीं क्लासेस तक है, 5वें घर के हिसाब से उस लड़की के लिए सूर्य उसका 12वीं तक के अंदर कोई मेल फिगर फ्रेंड जो उसको सपोर्टिव है वो हो सकता है, क्योंकि सन एनर्जी दे रहा है व्यक्ति को। फिर उसके बाद की आयु में सूर्य उस महिला जातक के लिए जीवन साथी का कारक है। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ज्योतिष में सारे पहलुओं को थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। और जो मून है, मून चंद्रमा, वो पुरुष की कुंडली में इसी तरह फीमेल कारक है। जब व्यक्ति छोटा है, बच्चा है, तो वो माँ का रोल अदा करता है चंद्रमा। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी पत्नी का रोल अदा करता है, ठीक है, जीवन साथी या कोई दोस्त, ठीक है, ऐसे होता है ज्योतिष में। इन नज़रियों से हम कुंडलियों को, ज्योतिष को समझते हैं। तो हम चौथे घर पे पहुँचे। चौथे घर का कारक है माँ देखा जाता है चंद्रमा से। अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो माँ से संबंध अच्छे नहीं होंगे। वीनस की स्थिति ठीक नहीं है तो जो गाड़ी का सुख है, वाहन का सुख है, वाहन ले लिया लेकिन खराब होता रहेगा। इसीलिए जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं वो गाड़ी लेने से पहले पंडित से पूछते हैं, और के पंडित जी जो है चौथा घर देखते हैं, वीनस प्लैनेट देखते हैं, गाड़ी का सुख है कि नहीं है, कौन से रंग की गाड़ी लें जो उसको ज़्यादा लाभ हो सके, प्रॉफिट का हाउस देखते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिला के एक रिजल्ट पे आते हैं कि वो गाड़ी का सुख है या नहीं है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किसके नाम से लेनी चाहिए। ऐसे कई बातें हम 4th हाउस में, वाहन में वीनस से देखते हैं। मरकरी यहाँ पे जो है घर के सुख को ही लेके है, बिजनेस को लेके है, तो इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट मत मानो। हर किताब में अपने अपने तरीके से लिखा हुआ है और ये आगे लेवल पे आएगा। 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी का है, संतान का है। संतान का कारक जुपिटर होता है। जब भी कभी किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है उस समय उसका जुपिटर 5th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होता है और उसकी दशा में, दशा होती है विंशोत्तरी दशा, 120 साल की दशाएं बनाई गई है, वो आगे धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे। तो जुपिटर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही मामले में संतान देने का जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। संतान का सुख देने का प्लैनेट जुपिटर है। 6ठा भाव में देखो मार्स, सैटर्न, मरकरी। ऋण, रोग, शत्रु। रोग आपको शनि ग्रह भी देते हैं, मंगल भी देते हैं। रोग, ऋण, लोन आपको मंगल से लोन का होता है। अगर किसी को लोन नहीं मिल रहा तो भी मंगल को फोकस करते हैं और 6ठे घर को। और लोन उतारना कैसे है जल्दी, उसके लिए मंगल का उपाय करते हैं। जिनका कर्ज नहीं उतर रहा है, मंगल ग्रह का उपाय करने से कर्ज उतरता है। ऋण, रोग, शत्रु शनि जो महाराज जो है वो जीवन में शत्रु के द्वारा जो न्याय देते हैं, तो शत्रु का कारक शनि ग्रह 6ठे घर से देखा जाता है। 7वें घर में यहाँ वीनस लिखा है, लेकिन वीनस के साथ में आप जुपिटर भी जोड़े मेरे हिसाब से। अगर तो ये मेल की कुंडली है, पुरुष की है, पुरुष के लिए वीनस उसकी पत्नी है वैदिक ज्योतिष में। पुरुष का चार्ट देख रहे हो और उसकी पत्नी के बारे में देखना है तो 7वां घर और 7वें घर का कारक वीनस, इन दोनों को जोड़ के समझना पड़ेगा। अगर 7वें ग्रह में कोई मैलिफिक प्लेनेट, अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं लिख लो। मंगल, हाँ बोलिए। 6, 8, 12 ये भाव है, हाउसेस है। 6, 8, 12 हाउसेस
बुरे ग्रह हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। मैं ग्रह की बात कर रहा हूँ, आई एम फॉर आस्किंग फॉर प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट अशुभ फल देते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। और कुछ हद तक सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह माना जाता है, अशुभ नहीं माना जाता। सूर्य एक तरफ हमारी वाइटलिटी का कारक है, लेकिन सूर्य क्योंकि पिता है और पिता डिसिप्लिन करता है, डिसिप्लिन करने के लिए वो आंखों में गुस्सा दिखा के करता है, तो सूर्य पिता हमें अकड़ अकड़ के डांट के रखता है, काबू रखता है, हमारे ऊपर अथॉरिटेटिव रखता है। तो सूर्य के इस गुण के कारण ये अशुभता की गिनती में आ जाता है, मगर अशुभ कहते नहीं है। तो अगर छठे घर में अशुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, उनके अनुसार रिजल्ट होता है। तो मैं 7वें घर तक पहुंचा था वीनस के ऊपर, कि अगर पुरुष की कुंडली है तो जीवन साथी वीनस से देखेंगे। 7वें घर में आप स्लैश लगा के लिख लो जुपिटर। अगर स्त्री की कुंडली है तो उसको पति का कारक जुपिटर को देखेंगे। स्त्री की कुंडली में पति को देखना है तो 7वां घर और जुपिटर, इन दोनों का संबंध देखेंगे। 8वां घर हो गया आपका ज्योतिष का, छुपी हुई चीज़ों का। इंश्योरेंस भी 8वें घर से आता है, क्योंकि डेथ से रिलेटेड है, डेथ के बाद इंश्योरेंस मिलता है। तो इंश्योरेंस का पैसा 8th हाउस से आता है, सैटर्न इसका कारक है। 9th हाउस आपका फॉर्च्यून और फादर, सूर्य पिता का कारक है, जुपिटर फॉर्च्यून का कारक है। 10वां घर आपका रोजगार, आपका बॉस, तो मरकरी बिजनेस का कारक है, सन आपका बॉस है, सैटर्न आपकी नौकरी है, जुपिटर ओवरऑल फॉर्च्यून है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, और मार्स वो करेज है जो आपको बिजनेस करने के लिए आप काम करोगे, आप जाओगे फील्ड में। मरकरी, आपने एक बिजनेस खोला, आपने एक छोटा सा मोमोज का शॉप खोला, बिल्कुल लेमैन, तो उसने जो कर्म किया वो शनि और मंगल है, सैटर्न और मार्स है। उससे जो फायदा हुआ वो जुपिटर और मरकरी है। तो 10th हाउस से अगर मरकरी देखते हो तो बिजनेस, सन देखते हो तो आपका बॉस, सैटर्न देखते हो तो नौकरी, कि भाई व्यक्ति नौकरी करेगा या बिजनेस। ये बिल्कुल प्राइम क्वेश्चन होता है, बहुत आम सवाल है कि जी मेरा बेटा नौकरी करेगा या अपना बिजनेस करेगा, मैं नौकरी करूं या अपना बिजनेस करूं, किस में फ़ायदा होगा। शनि ग्रह से, शनिदेव से नौकरी देखी जाती है, मरकरी से बिजनेस देखा जाता है। कभी कभी आपके जीवन में आपके इमीडिएट बॉस के साथ कुछ फ्रिक्शन चल रही हो तो 10th हाउस और सूर्य को देखना चाहिए, शनि को भी देखना चाहिए। फिर 11th हाउस है आपके प्रॉफिट्स का और बड़े भाई बहन का। बड़े भाई बहन प्रॉफिट्स के नज़रिए से यहाँ जुपिटर को रखा है। 12th हाउस आपके मोक्ष का कारक है, शनिदेव आपके मोक्ष के कारक हैं। जुपिटर को भी कुछ हद तक मोक्ष, क्योंकि मोक्ष एक अच्छी चीज़ है। अगर व्यक्ति को जो भी जीवन में प्रयास करता है, व्यक्ति सोचता है मुझे मुक्ति मिल जाए, तो 12th हाउस मुक्ति का कारक है। इसी के लिए जो दान, धर्म संबंधित कार्य, पूजा पाठ, तीर्थ करना 12वें घर से देखते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल चार्ट से ही बता रहा हूँ कि अभी जो एग्जाम्पल चार्ट मैंने ग्रुप में शेयर किया उसके अंदर बताऊँ मुझे 12वें घर में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है। अभी जो आपने बनवाया था, नहीं, अभी जो एक चार्ट शेयर किया था मैंने बना हुआ, फोटो जो शेयर मैंने की थी, उसके 12वें घर में कौन सी राशि और कौन सा ग्रह लिखा हुआ है, सभी बोलेंगे। चंद्रमा और ये चंद्रमा, राशि कौन सी है? धनु। धनु। ज्योति समझ आया? चंद्रमा और धनु। ये सर मानसी जी, पूजा जी, समझ आया? चंद्रमा और धनु। अब बताओ चंद्रमा किसका कारक है? माता। माता। 12वां घर किसका कारक है? पूजा पाठ, मोक्ष से संबंधित चीजें।
9 नंबर किसका कारक है? भाग्य का, धर्म का, गुरु का, यानी कि फिर से स्पिरिचुअल साइन है। तो ऐसे व्यक्ति की माता मोक्ष संबंधित कार्य, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और इनकी तरफ उनका झुकाव रहेगा। ज्योति मैडम समझ आया? ये यहाँ से हमने आपको प्रेडिक्ट किया। जी सर। ये हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि इस व्यक्ति की जो माता है, जो कि चंद्रमा माता का कारक है, देखो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, चौथे घर में लिखा है मून। मून माता का कारक है। चौथे घर का कारक इनका अलग है। इनकी माता को गुस्सा भी आता है। आता है गुस्सा मम्मी को? जी सर, आता है। तो फायरी साइन है ना। तो सही बात पे ऐसे व्यक्ति की माता को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं होती है। उस बात के पीछे चाहे नुकसान हो जाए, व्यक्ति परवाह नहीं करता है। ठीक है ना ज्योति? हाँ सर, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब ये नुकसान हमने जोड़ा, 12th हाउस लॉसेस का कारक है। तो ऐसे कई एट्रीब्यूट्स, कई वर्ड्स जोड़ के हम छोटी मोटी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैं आपको जब पढ़ाता हूँ या सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं डेली इस तरह से चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको लॉजिकल लगे, यूटिलिटी लगे, ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ना है। तो जैसे मैंने एक एट्रीब्यूट बताया है, आप अपने किसी भी चार्ट में, जो भी आपके परिवार में हो, मैं कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, और उससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालें, उसको यूज़ करें। फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छी कैलकुलेशन आती है, और इसमें कई जगह पे आपको जनरल प्रेडिक्शन भी दी होती है, तो वो भी आप देख के सीख सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखने वाले थे। मैं एक चीज़ और दिखा के फिर अपनी बात पूरी करूँगा। ये चीज़ दिख रहा है आपको स्क्रीन अब? यस। ठीक है। तो अब हम हाउसेस को किस किस चीज़ से देखते हैं हम डिस्कस तो कर चुके हैं, पर हम एक बारी एक थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? पर्सन, हिज इनेट नेचर, उसका अंदरूनी नेचर क्या है, स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, वाइटलिटी कैसी है, लॉन्गेविटी कैसी है, हैप्पीनेस है कि नहीं, पर्सनैलिटी कैसी है, अपीयरेंस, प्रॉस्पेरिटी, जनरल डिस्पोजिशन इन लाइफ, उस जीवन के प्रति उसका साधारण नज़रिया क्या है, रेपुटेशन और स्टेटस क्या है उसका, डिज़ायर्स कैसी हैं उसकी, और उसको फुलफिलमेंट करने के लिए वो क्या करता है। आप फर्स्ट हाउस के इन पार्ट्स को मेरे साथ साथ पढ़ते हुए समझिए। आगे लिखा है एंड द बॉडी पार्ट्स, कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग रूप, हेड, अभी मैंने बताया था आपको, फोरहेड, ब्रेन, हेयर, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वीकनेस ऑफ फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस वीक है, एफ्लिक्शन टू फर्स्ट हाउस और इट्स लॉर्ड, इसका जो मालिक है, मालिक अगली क्लास में बताएंगे, इन अ सिकली कॉन्स्टिट्यूशन, बीमार सा रहेगा, कॉजिंग वल्नरेबिलिटी टू हेडेक, सिर में दर्द सा रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी, दिमाग में कुछ होता है, फिजिकल ब्रेन में तो पैरालिसिस हो जाता है, गिडीनेस, वुंड्स, जख्म हो सकते हैं, स्कार्स हो सकते हैं, इरेटिक एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो सकते हैं, ब्रेन फीवर हो सकता है, स्ट्यूपिडिटी हो सकती है, नोज़ में ब्लीडिंग, सिर में अगर गर्मी होती है तो नोज़ में ब्लीडिंग आती है, स्ट्रॉन्ग सन, स्ट्रॉन्ग मार्स अगर होगा तो वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी व्यक्ति में, प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा उसको। तो फर्स्ट हाउस हमें ये चीज़ें बताता है। सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस बताता है वेल्थ, फैमिली, लाइवलीहुड, यानी आप जीवन जो चलाते हो, अपना जो ज़िंदगी जीने के लिए जो पैसा चाहिए, लाइवलीहुड इसलिए कहा गया, सेल्फ अर्न मनी, नॉरिशमेंट, मेल चाइल्ड, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यहाँ से डायरेक्टली नहीं देखा जाता है, ये किसी और कंसर्न से लिखा है, ये हम आगे बताएंगे कभी। प्रोफेशनल पोजीशन, अब क्योंकि ये और कितनी देर हुई क्लास अभी? बस ख़त्म हो गई ये तो मैं खाली पढ़वा रहा था।
ठीक है, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना। क्लास यहीं तक है, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।